Bismillahirrahmanirrahim. How everyone? How are you? This is me, Riazuddin Qureshi, with a new informative video for disposal of suit in financial institution recovery of finance ordinance 2008. I'd like to thank in this video also that you have given a very valuable comments regarding my previous videos. So now those comments encourages me to make a new video for you guys, and hope you are getting some information from my videos. So without losing time, we move to our topic, and today's topic is disposal of suit. Disposal of suit as per section 13 of the Financial Institution Recovery Ordinance 2001. So as we have learned, section 9, filing of suit, thereafter section 10, leave to defend, how to defend the suit. Thereafter we have learned section 11, interim decree, and now all the process which has been completed. So now how court will dispose of the suit which has been filed in the banking court. तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं. Disposal of suit. A suit in which leave to defend has been granted to the defendant shall be disposed of within 90 days from the day on which leave was granted. In a case proceeding continue beyond the set period, the defendant may require to furnish surety in such amount as banking court deems fit, and on the failure of the defendant to furnish surety, the banking court shall pass an interim or final decree in such amount as it deems fit and appropriate. जब कोर्ट में केस दाखिल हो गया, लीव टू डिफेंड आ गई, लीव टू डिफेंड आने के बाद जो प्रोसीजर है कि अगर आपकी लीव टू डिफेंड ग्रांट हो जाती है तो एक टाइम दिया गया है सेक्शन 13 में कि बैंकिंग कोर्ट जो है वो मैटर को डिसाइड करेगी 90 डेज के अंदर. 90 डेज के अंदर उसको मैटर डिसाइड करना है आफ्टर ग्रांटिंग लीव टू डिफेंड. लेकिन अगर ये मैटर प्रोलॉन्ग होता है और डिफेंडेंट की तरफ से, क्योंकि अमूमन जो डिले करता है वो डिफेंडेंट साइड ही करती है, तो इसलिए प्लेंटिफ का वकील यहाँ एक दरख्वास्त दे सकता है सेक्शन 13 रूल 1 के अंदर कि कोर्ट जो है वो, चूंकि डिफेंडेंट इस वक्त डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है और ना उसने इंटरेस्टेड नहीं है, तो लिहाजा इंटरम या फाइनल डिग्री पास की जाए जो अमाउंट उसने एक्सेप्ट कर लिया है, या फिर उससे श्योरिटी ली जाए. तो ये एक स्पीडी ट्रायल के हवाले से एक सेक्शन मौजूद है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑर्डिनेंस में, जिसमें हम ये इसका मफहूम ले सकते हैं कि अगर कोई डिफेंडेंट डिले कर रहा है तो प्लेंटिफ का वकील इसमें एक दरख्वास्त दाखिल करेगा कि उस दरख्वास्त में, वो दरख्वास्त जो दाखिल करेगा उस दरख्वास्त में वो कोर्ट से ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे या तो इस केस को जो है इंटरम डिग्री या फाइनल डिग्री पास की जाए क्योंकि डिफेंडेंट डिलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है, या फिर इसमें श्योरिटी का ऑर्डर किया जाए कि उसको श्योरिटी फर्निश करे. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और सेक्शन 2
The requirement of furnishing surety under subsection 1 shall be dispensed with if, in the opinion of the banking court, the delay is not attributable to the conduct of the defendant. यहाँ पर डिपेंडेंट भी जो है, जाहिर है जब कोई एप्लीकेशन दाखिल होती है अलॉन्ग विद एफिडेविट, तो उसका जवाब भी दाखिल काउंटर एफिडेविट फाइल करेगा डिपेंडेंट। अगर प्लेंटिफ ने 13 की एप्लीकेशन फाइल की है तो उस सूरत में अगर वो कोर्ट ये देखती है कि जो डिले है वो किसी और वजूहात की बिना पे है, डिफेंडेंट की तरफ से नहीं है, तो वो ये मामले को डिस्पेंस भी कर सकती है, इसको फर्दर आगे प्रोसीड भी कर सकती है। लेकिन जो 90 डेज का टाइम है सेक्शन 13(1) का, वो वहीं कायम रहेगा और उसमें ट्रायल को स्पीडी करने के लिए ये सेक्शन इसमें आया है ताकि डिस्पोजल ऑफ सूट, यानी कोर्ट अब किस तरह से केस डिस्पोज ऑफ करेगी। डिस्पोज का वर्ड वैसे मुनासिब नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए था कि डिसाइड करेगी, लेकिन क्योंकि डिस्पोज हमेशा गार्बेज किया जाता है, केसेस नहीं किए जाते, केसेस शुड बी डिसाइडेड ऑन मेरिट्स। मूविंग टू सेक्शन 3, 13 का सेक्शन 3 क्या कहता है? सूट फॉर्म before a banking court shall come for a regular hearing as expeditiously as possible, except in extraordinary circumstances for reasons to be recorded. A banking court shall allow judgment before for more than 7 days. सूट जब फाइनली आ जाता है हेयरिंग के लिए, हेयरिंग के लिए कैसे आएगा कि जब हम इसमें लिफ्ट टू डिफेंड आ गई, लिफ्ट टू डिफेंड अगर अलाउ हो जाती है, इश्यूज आपने ऑलरेडी दिए हुए हैं लिफ्ट टू डिफेंड के अंदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स की सूरत में। उसके बाद एफिडेविट इन एविडेंस का मरहला आता है, जो हम एफिडेविट इन एविडेंस तहरीरी तौर पे जमा कराते हैं। सिविल साइड पे अगर हम देखें तो वहां पर एग्जामिनेशन इन चीफ होता है प्लेंटिफ का, एग्जामिनेशन इन चीफ होता है डिफेंडेंट का, लेकिन यहाँ थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट है और यहाँ पर जो प्रोसीजर को चेंज किया गया है और यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस है, जो आपकी रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस होगी वो होगी थ्रू एफिडेविट इन एविडेंस, जो कि सब सेक्शन 4 में मजीद वजाहत दी गई है। Where the defendant is granted and evidence is to be recorded, the party may file an affidavit in respect of the examination in chief of 2 witnesses who is not to be summoned through the banking court, or where such affidavits are filed, the banking court shall give notice thereof to the other contesting party, and on the date fixed for recording of evidence shall subject to such modification as may be required for purpose of production or exhibiting of documents and otherwise in accordance with the law, treat the affidavit as examination in chief and allow the contesting party an opportunity for cross-examine on the basis thereof. तो यहाँ सेक्शन 4 में, सब सेक्शन 4 में ये डिफाइन किया गया है कि जो प्लेंटिफ है एफिडेविट इन एविडेंस जमा कराएगा अपना, उसको क्रॉस एग्जामिन होगा, डिफेंडेंट अपना एफिडेविट इन एग्जामिन करेगा और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और फाइनली मैटर विल बी डिसाइडेड ऑन मेरिट्स। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने 4 एक पॉइंट्स निकाले हैं जस्ट टू मेमोराइज सेक्शन 13। सेक्शन 13 में हमारे पास 4 सबसेक्शंस हैं, 13(1), 13(2), 13(3) एंड 13(4). तो इन चारों सेक्शंस को एक शॉर्ट हम एक निशानी कह लें, निशानी हम अपने जहन में रखें कि हम उनमें अगर ये चीज किसी सब सेक्शन में देखते हैं तो उससे हम ये देख सकते हैं कि भाई ये सेक्शन 13 का 1 है, ये 13 का 2 है, ये 13 का 3 है या ये 13 का 4 है।
तो पहला जो मैंने रखा इसमें निशानी के तौर पे ये दिया है, सिर्फ समझने के लिए, ये कोई ऐसा वो नहीं है कि shall be disposed of within 90 days from the day on which leave was granted। तो पहला हमारा क्या होगा कि बैंकिंग कोड जो है अगर लीव टू डिफेंड ग्रांट कर देती है तो बैंकिंग कोड जो है पाबंद है उसको 90 डेज में डिसाइड करने पर। तो सेक्शन 13(1) हमें क्या दे रहा है, लिमिटेशन टू डिसाइड द लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन। अब अगर लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन 90 डेज में डिसाइड नहीं होती है, यही सेक्शन कह रहा है कि तो फिर प्लेंटिफ एक दरखास्त दाखिल करेगा बैंकिंग कोर्ट में 13(1) की कि क्योंकि 90 डेज गुजर चुके हैं और डिफेंडेंट डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहा है, लिहाजा ये अपॉर्चुनिटी उसको प्रोवाइड की जाए कि उसका सूट जो है या तो इंटरिम डिक्री पास की जाए जो अमाउंट उसने एडमिट किया है, या फाइनल डिक्री पास की जाए, या फिर उससे ये कहा जाए कि वो श्योरिटी फर्निश करे। अब ये किस सूरत में होगा, जब आपको लीव अगर ग्रांट हुई है अनकंडीशनली, अगर कंडीशनली हुई है तो फिर ये दोनों चीजें उसमें फिर नहीं आएंगी, श्योरिटी का और अमाउंट का, क्योंकि हो सकता है कि जज साहब ने जो आपको लीव ग्रांट की हो उसमें कोई कंडीशन लगा की हो। तो लीव को डिसाइड करने के लिए 90 डेज का टाइम दिया गया है। आफ्टर डिसाइडिंग ऑफ लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन 90 डेज में मैटर हैज टू बी डिसाइडेड। उसके बाद हमने एक और निशानी रखी है, shall be disposed of within 90 days from the day on which leave was granted। 13 का 2 जो है, 13 के 2 की हम बात करते हैं। 13 के 2 की अगर हम बात करते हैं कि अगर लीव जो एप्लीकेशन दाखिल की है 13(1) की, उस पर जब काउंटर एफिडेविट आएगा और काउंटर एफिडेविट में अगर डिफेंडेंट कोर्ट को सेटिस्फाई करने में कामयाब हो जाता है कि डिले जो है वो उसकी तरफ से नहीं है, तो फिर ये केस नॉर्मल वे में प्रोसीड करेगा। 13 का 4 जो है, 13 का 4 हमें ये बताता है, एक प्रोसीजर बताता है, क्योंकि हम इस केस को किस तरह से आगे लेकर चलें, क्योंकि मोस्टली जो हमारे पास सेक्शन और सब सेक्शन हैं उसमें एक सिंपल प्रोसीजर डिफाइन किया गया है। अब जब एविडेंस की बात आती है, क्योंकि आपकी लीव ग्रांट हो चुकी है, अब आप एविडेंस किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, तो एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास एफिडेविट एंड एविडेंस हम फाइल करेंगे, प्लेंटिफ भी फाइल करेगा, डिफेंडेंट भी एफिडेविट एंड एविडेंस फाइल करेगा, उसका फिर क्रॉस एग्जामिन होगा और फाइनली मैटर विल बी डिसाइडेड ऑन मेरिट्स। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो में से कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी, जो मैंने कोशिश की है आप लोगों को बना के। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो जो आप देख रहे हैं इसको आप इस तौर पे देखें कि ये हम चीज़ों को मेमोराइज कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी को सिखा नहीं सकते, और खास तौर पे जो वकील हैं उनको तो बिल्कुल ही नहीं सिखा सकते। ये सिर्फ एक मेमोराइजेशन, एक डिस्कशन की वीडियो है जिसमें हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं, और इसके अलावा इसमें क्योंकि आप लोग जो हैं उसको मेमोराइज करें। इनके जो 4 सबसेक्शंस हैं जिनके जब आपको वो चीज नजर आए तो आपको ये इल्म हो कि भाई ये सेक्शन 13(1) है, ये सेक्शन 13(2) है, ये सेक्शन 13(4) है। तो इस तरह से मेमोराइजेशन आपकी बेहतर होगी, जो आपको फ्यूचर में काम आएगी जब आप प्रैक्टिस में आएंगे। थैंक यू।